हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस AIR.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एपिसोड नंबर 2, क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज कुछ जनरल 5-7 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आपको 2 लिंक मिलेंगे। मेरा अभी पीछे को एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, प्लस उनका फिर एक आर्टिकल भी आया था उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो आप कुछ जो जनरल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी एक लार्जर ऑडियंस के लिए होते हैं, उनके आंसर्स उस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। चलिए जी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ कैंसल्ड। देखिए कल ही हमें किसी का मैसेज आया था, उनकी पॉलिसी चल रही थी किसी XYZ बैंक के अंदर, और उन्होंने हिंदी के अंदर ही उस बैंक को इन्फॉर्म किया था कि भाई आप मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और इसके बाद मुझे किसी और पॉलिसी के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। तो देखो उनका अब है तो ये लीगल डिस्प्यूट हुआ। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि आप कंपनी को जब लिख के दे देते हैं पॉलिसी कैंसिल कर देंगे, कैंसिल तो उन्होंने कर दी, उनको कोई ना कोई फ़ायदा था, लेकिन आपकी जो सेकंड रिक्वेस्ट थी कि मुझे कहीं पोर्ट कर दीजिए, उसके लिए हो सकता है वो आपको रिप्लाई दे ना दे। तो जब तक आपकी एक रिक्वेस्ट थी पोर्टेबिलिटी की, जो शायद वो बैंक एक कंपनी से दूसरे में शिफ्ट कर सकता था, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती थी, आपको बेसिकली उनको बोलना ही नहीं था कैंसिल करने के लिए। तो जनरली जो ये बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं, इनके अंदर एक मेजर फ्लॉ होता है। बहुत सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, लोग अट्रैक्ट करके ले लेते हैं। प्रॉब्लम है कि ये सस्टेनेबल नहीं होता। नंबर 2, इसके अंदर जो फॉर्म वगैरह फिलिंग है वो कोई गाइडेंस नहीं होती। तीसरा, क्लेम के बाद भी क्लेम बाई चांस आ जाता है तो यू आर टोटली ऑन योर ओन, हमें सारा कुछ खुद ही देखना पड़ता है। तो कोशिश करिए, अगर इस टाइप की पॉलिसीज़ आपको कोई ऑफ़र करता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि इस टाइप का क्लेम मिलते ही नहीं है, मिल जाते हैं, बट जनरली क्लेम सेटलमेंट रेशियो इस टाइप की पॉलिसीज़ में काफ़ी कम होती है। क्यों? पॉलिसीज़ गलत तरीके से बाय कर लेते हैं लोग, या उनको बताया नहीं जाता, या सामने वाले को नॉलेज ही नहीं है, राइट। तो एक शायद 1-2 दिन में मेरा एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आने वाला है, उसके अंदर इसी केस स्टडी के ऊपर हम लोगों ने बात की है। तो आपको टाइम लगेगा तो उसको भी देखना, उसका डिस्क्रिप्शन भी इस डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों के अंदर उसको भी डाल देंगे, राइट। तो कोशिश करिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज अवॉइड करिए। अगर हो जाता है बहुत केयरफुली फूंक के कदम उठाने की ज़रूरत है, अदरवाइज लीगल डिस्प्यूट हो गई होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो लेते हुए कंपनी ने प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप नहीं किया है। आज से 5-10 साल पहले कोई भी पॉलिसी लेते थे बिना मेडिकल चेकअप के, तो पॉलिसी मिलती ही नहीं थी। कुछ कंपनी ने उस टाइम पे बिज़नेस खींचने के चक्कर में ये किया कि भी हम 50 साल की उम्र तक हेल्थ चेकअप नहीं करेंगे। तो ठीक है, एक सिस्टम था, लेकिन मेडिकल चेकअप होते थे। अब ऐसा माना जाता है और ऐसा हम लोग भी सेंस करते हैं कि 45 की एज के बाद हेल्थ इशू होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो उस वजह से प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप हो जाता है, तो हमारे लिए भी अच्छा और कंपनी के लिए अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंपनी लोडिंग लगा देगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, कंपनी पॉलिसी देने से मना कर देगी। लेकिन एक गलत पॉलिसी लेने से अच्छा कि पॉलिसी ना हो। अब हुआ क्या, 5-6 साल पहले इंडिया की बहुत एक महान इंश्योरेंस कंपनी है, नाम नहीं मैं लूँगा, तो उन्होंने 60-70-80 साल की उम्र तक भी पॉलिसी देनी शुरू कर दी बिना मेडिकल चेकअप के। अब हुआ क्या, जो बीच के लोग थे उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ के अंदर जो ये बिज़नेस है ना, ये अंडरराइटिंग के ऊपर टिका हुआ है। अंडरराइटिंग क्या होती है, कंपनी डिसाइड करती है इस पर्सन को पॉलिसी देनी है या नहीं देनी, तो उसको बोलते हैं मेडिकल अंडरराइटिंग। तो जब आपने एक अपनी प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट, कि आप जैसे अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप फ़िल्टर लगाते हो, मुझे ये चाहिए। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी भी फ़िल्टर लगाती हैं, इसको पॉलिसी देंगे, इसको नहीं देंगे, जिसको ज़्यादा रिस्क है उससे ज़्यादा पैसे ले लेंगे, या मना कर देंगे, या वेटिंग पीरियड लगा देंगे। तो पिछले कुछ सालों में जब मेडिकल हेल्थ चेकअप ही करना बंद कर दिया कंपनियों ने, तो उस कंपनी के बाद धीरे धीरे बाकी कंपनियों का लॉस हुआ, उस कंपनी का बिज़नेस ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे बाकी कंपनियों ने भी अंडरराइटिंग लूज़ करनी स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या कि कोविड के दौरान कंपनियों की तो जैसे कहते हैं लॉटरी लग गई, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी करो। अगर किसी का डिस्प्यूट हो जाता है तो कस्टमर के तो नाम में ही लिखा हो ना कि कष्ट से मरना, तो कंपनियों का मैं तो यही समझता हूँ कि एटीट्यूड यही है कि भाई बाढ़ में जाए अंडरराइटिंग, आज की डेट में हमें बिज़नेस करना है, किसी भी हद तक आए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो जाएंगे। तो एक बंदे का दिल्ली में बैठा है, एक पर्सन नांदेड़ में बैठा है, एक पर्सन बैठा है गोलाघाट में, वहाँ पे उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया, किसको क्या फ़र्क पड़ता है?
तो ये अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस हो गई है। तो लेकिन एक दो कंपनियां इंडिया में ऐसी हैं, आपकी उम्र 18 साल भी है, 25 साल भी है, 30 साल भी है, पॉलिसी कराओगे बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी नहीं दोगे आफ्टर पर्टिकुलर सम एश्योर्ड। तो मैं तो इस टाइप की पॉलिसी को बहुत अच्छा कहूँगा। हाँ, बहुत ज़्यादा नामी गिरामी मशहूर कंपनी नहीं है, क्योंकि ऐड के ऊपर भी पैसा नहीं लगाती। पॉलिसी करेंगे सही तरीके से ही करेंगे, तो आई लव दैट कंपनी। बट प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप नहीं करें तो अपने एक डॉक्टर से बात करिए, वो आपको एडवाइस करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी किस टाइप की हेल्थ चेकअप करवाती है। वही हेल्थ चेकअप आप करा के अपनी कंपनी से पूछ सकते हैं कि मेरा मेडिकल चेकअप एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं करती, एटलीस्ट आपके पास रिकॉर्ड तो होता। जो रिकॉर्ड होता है वो लोकल लैब से नहीं करवाना, किसी ऑथेंटिकेट ऐसी सर्टिफाइड स्टैंडर्डाइज लैब से कराइए जिसकी पूरे लीगल सिस्टम में भी मान्यता हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास चॉइस ऐसी होती है कि जहाँ पे एक कंपनी आपको बोल रही है थोड़ी सी महंगी पॉलिसी लेकिन हेल्थ चेकअप कराएंगे, दूसरी कंपनी बोलती है थोड़ी सस्ती पॉलिसी लेकिन हेल्थ चेकअप नहीं कराएंगे, तो काइंडली उसी पॉलिसी को चूज़ करिए जो प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप इंसिस्ट कर रही है, बोल रही है हेल्थ चेकअप करवाएंगे। जनरल प्रिंसिपल है 50 साल की उम्र के बाद हेल्थ चेकअप खुद करवाएं या कंपनी करवाए, बिना हेल्थ चेकअप के पॉलिसी लेना समझ लो गड़बड़ होने ही वाली है। तीसरा क्वेश्चन है मेरी पॉलिसी कंपनी ने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ लगा के कैंसिल कर दी है। अब हुआ क्या, यही एक काफ़ी साल पहले भी मैंने शायद किसी वीडियो में बात की थी। तो कोई सज्जन है, उन्होंने पॉलिसी बैंक से बाई की थी। और बैंक में क्यों बाई की थी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी एम्प्लॉई हैं। तो उन्होंने बैंक के अंदर जाके जो रिलेशनशिप मैनेजर है उससे बात की, भाई हमें भी पॉलिसी चाहिए। अब वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में रहते थे, तो उनको था कि भाई सरकारी सिस्टम रिम्बर्समेंट का थोड़ा मुश्किल है, कि बाई चांस कोई बड़ी बीमारी आई तो बड़े शहर में जाना पड़ सकता है, तो वहाँ जाके हमें एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी, रूम रेंट की लिमिट वगैरह नहीं होगी। मियाँ बीवी दोनों सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, तो थोड़ा पैसे का फ्लो भी अच्छा है। तो इंसान सोचता है 5, 10, 15 लाख की पॉलिसी बाय कर लो। अब क्या होता है, प्राइवेट बैंक्स या कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके घर ही आके सारी चीज़ें खासकर तो क्या होता है कि एफडी वगैरह करानी है तो घर आ ही जाते हैं। तो कोई चेक बुक है, कोई ड्राफ्ट वगैरह लेना, उसके लिए भी कंपनी स्पेशल प्रिविलेज कस्टमर्स के लिए ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो भरोसा होता है, तो उन्होंने जाके पॉलिसी बाय कर ली और कुछ सालों के अंदर उनका क्लेम आया। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, क्लेम भी रिजेक्ट हुआ, कंपनी ने कैंसिल कर दी, क्योंकि उस पॉलिसी के क्राइटेरिया ये था कि जिस पर्सन को डायबिटीज़ होती है उसको वो पॉलिसी नहीं देते। हस्बैंड वाइफ दोनों को ही डायबिटीज़ थी, वाइफ को बीपी भी था। तो टेक्निकली अगर वो इन चीज़ों को डिक्लेयर करते, कंपनी ने पॉलिसी देनी ही नहीं थी, हो सकता है कोई और प्रोडक्ट दे देते। अब हुआ क्या, जिस पर्सन ने रिलेशनशिप मैनेजर ने उनकी ये पॉलिसी की थी वो बिल्कुल नया नया था, MBA पास आउट था, पढ़ा लिखा था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, लेकिन फाइनेंस की नॉलेज थी, पढ़े लिखे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, प्रैक्टिकल जानकारी नहीं थी। और कंपनी ने, बैंक ने उनको ट्रेन भी नहीं किया था, और उनका बेसिकली इंश्योरेंस का काम तो था ही नहीं। क्लाइंट के साथ बैठे, साइन करवाए, पॉलिसी होगी, 4 साल के बाद कंपनी ने इस वजह से क्लेम रिजेक्ट कर दिया। कोविड का क्लेम था, इस वजह से रिजेक्ट किया जी, आपने तो डायबिटीज़ बता के फ्रॉड किया है, आपने बताया ही नहीं। आज डॉक्टर को बता रहे हो और पॉलिसी लेते हुए बताया नहीं। तो हुआ क्या, ना वो कंपनी भी बदनाम हो गई, वो लड़का भी बदनाम हो गया, उसकी जॉब पता नहीं उसके ऊपर इशू ना आ जाए, तो एक इंसान का भी दिल टूटता है, पैसे का नुकसान हुआ अलग। तो इसमें से होना क्या चाहिए था, पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म पढ़ के साइन करते, इजी था ना। सेकेंडली, बढ़िया, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे पढ़े लिखे हो तो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लो। अरे कोई चीज़ आप खरीदते हो 50,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की, 500 के भी, 300 का कपड़ा भी खरीदना होता है, उसको भी चेक कर दो ठीक है कि नहीं। यहाँ पे लाखों रुपए की पॉलिसी बाय कर रहे हो और हम पढ़ते भी नहीं हैं। तो हुज़ फॉल्ट इज़ इट, भगवान ही जानता है, मैं भी क्या बोलूँ। अच्छा जी, किसी एक पर्सन ने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत कम, अगर मैं 100 रुपये की कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 5 या 10 रुपये म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। मेरी अपनी पर्सनल रीज़न है, मेरा विश्वास था थोड़ा सा कम ही है, पर्सनल एक एनालिसिस है। और ये भी हो सकता है कि जैसे मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या मेरे को एक्सपोजर इंडस्ट्री का थोड़ा सा बिज़नेस का इंटरेस्ट है, तो हो सकता है मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, या मेरे को तो एफडी बहुत अच्छी लगती है। तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि इंडेक्स फंड में हमने डाल दिया, बहुत म्यूचुअल फंड हमें 10-15% दे देगा। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होती, इतना लंबा तो कोई मार्केट के अंदर पैसा लगाता नहीं है ज़्यादातर लोग। सेकेंडली,
हमारे इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के अंदर भी फ्रॉड वगैरह निकल आते हैं, तो मेरा तो मन ही नहीं मानता। पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग जो भी करिए अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेके करिए। तीसरा क्या है कि मैंने ऐसा सोचा है कि जब लोग हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बाय कर लेते हैं फिर तो ठीक है, पॉलिसी लेके भूल जाते हैं। म्यूचुअल फंड या स्टॉक वगैरह में डालते हैं तो दिन में 2-2 बार चेक करते हैं मार्केट का वगैरह। तो मैं ऐसे मानता हूँ साल के अंदर लोग अपना बहुत ज़्यादा मैन आवर्स यानी जिसको बोलते हैं टाइम भी वेस्ट करते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरे को तो 6-7% की एफडी बहुत बढ़िया लगती है, राइट। ओके, वाई माई क्लेम इज़ रिजेक्टेड। तो ये एक पर्सन का क्वेश्चन आया कि भाई हमारी पॉलिसी चल रही थी 4 साल से और आज हमारा एक मतलब हेड इंजरी हुई है और कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। देखिए हुआ क्या था कि जो ये सज्जन है, इनके जो बेटा है वो गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते चलाते उनका एक्सीडेंट हो गया, तो अराउंड 6-7 लाख रुपए का क्लेम आया। तो क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि जो उस टाइम पे उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। अब हो सकता है, देखिए कुछ भी रीज़न हो सकती है, ड्रिंक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब आप एक एक्सीडेंट का क्लेम है जो हर केस में पेएबल होता है, लेकिन अगर अनलॉफुल है या क्रिमिनल है या गारंटेड रिस्क है जो अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से होता है, तो उसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो गया। कंपनी ने बोला कि भाई ये रिस्क नहीं था, ये गारंटेड रिस्क था। तो जनरली एक क्लेम तो रिजेक्ट हो गया, नुकसान भी हुआ है, पर टेक्निकल रीज़न यही थी कि एक्सीडेंट का क्लेम नॉर्मली पेएबल होता है, लेकिन अगर अनलॉफुल है, क्रिमिनल है, गारंटेड रिस्क है या खुद इनिशिएट की हुई कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो क्लेम मिलता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो गया। एक बड़ा विचित्र क्वेश्चन आया है कि मेरा इंश्योरेंस एजेंट मेरे को कमीशन नहीं दे रहा। देखिए इंश्योरेंस एक्ट के अंदर किसी से कमीशन मांगना अनलॉफुल है, इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। दूसरा, अगर कोई पर्सन अपनी तरफ से एजेंट रिबेट देता है वो भी अनलॉफुल है। अब होता क्या है, ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अनलॉफुल हैं, फिर भी करप्शन वगैरह, डॉरी वगैरह होती रहती है। इस चीज़ को एक मान के चलिए कि जब आप एक पॉलिसी बाय कर रहे हैं उसके अंदर आप कुछ हज़ारों रुपए दे रहे हैं और उस 1000 में से कुछ 100 रुपये शायद उस इंश्योरेंस एजेंट ने भी अपना घर चलाना है, उसको कमीशन मिल रहा है। लेकिन आपका जो ऑन स्टेक है, एट स्टेक जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है। आपने हज़ारों रुपये दिए और लाखों रुपए का क्लेम लेना है। तो जब आप एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हो, एक अच्छा आपका प्रोफेशनल एडवाइज़र है, काउंसलर है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, एनीथिंग, कोई प्लानर है, कोई भी है, अगर वो अच्छा है तो कभी भी इस टाइप की प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व ना होइए। अच्छी एडवाइस मिलने से लोगों को 10th के बाद ये क्वेश्चन होता है, अच्छे बच्चे, हम अपने बच्चे को कौन सी लाइन के अंदर डालें। और बहुत सारे मैं लोग ऐसे सुनता हूँ जिनने इंजीनियरिंग कर ली, एडवोकेट बन गए, डॉक्टर बन गए और आज किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इतने सालों का पैसा भी वेस्ट हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ। जवानी का इतना सारा टाइम जो पढ़ाई में सही जगह लगा सकते थे या पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर सकते थे, उसके अंदर भी वो अपना बेटर यूटिलाइजेशन थी। तो गाइडेंस का इतना बड़ा रोल होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलता। तो जब आपको अगर एक अच्छा जेन्युइन एडवाइज़र मिल रहा है, कभी भी कमीशन वगैरह की बात नहीं करें। कमीशन मांगेंगे क्या होगा, क्लेम आएगा, आपका फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। अगर कोई पर्सन खुद डिस्काउंट दे रहा है, ऐसे पर्सन से दूर रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा तो कमाई लेगा लेकिन आपको भी नुकसान करके ही जाएगा। तीसरा ये भी हो सकता है कि भी जब पॉलिसी बाय करते हुए अगर कोई पर्सन डिस्काउंट वगैरह मांगता है तो जो अनलॉफुल है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई डिस्काउंट मांगता है तो सामने वाला पर्सन आपको रॉन्ग प्रोडक्ट भी बता सकता है और आपके प्रोडक्ट जो बाय कर रहे हो, जो प्रपोजल फॉर्म में है या आपके टर्म्स एंड कंडीशन आपको बतानी, वो अपनी ड्यूटी भी पूरी नहीं करेगा। भाई अगर कोई कमाएगा नहीं तो आपके लिए टाइम क्यों स्पेंड करेगा, राइट। तो बहुत अच्छे अच्छे एडवाइज़र्स हैं जो इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना सेटअप लगाए हुए, लोग रखे हुए हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की पॉलिसियाँ की हुई हैं, तो हमारी टीम है क्लेम सेटलमेंट के लिए। हम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं कि भी इसको सारा ऑटोमेशन कर दें कि आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली बहुत सारे अच्छे सिस्टम से आपकी टीम, हमारी जो टीम आपको सर्विस दे पाए। तो अब ये जो टीम सेटअप क्रिएट करना, इसके लिए खर्चा तो होता ही है, राइट। तो आपको अगर करना ही है, कुछ करना है, तो ट्विटर पे, लिंक्डइन पे जाके बाकी जगह शोर मचाइए ना कि जितना एक आपका एडवाइज़र नहीं कमाता उससे ज़्यादा तो सरकार 18% का जीएसटी ले जाती है। इतनी मुश्किल से हम पॉलिसी लेते हैं, सरकार के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। 18% का जीएसटी जो 5% या 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो किस बात के वहाँ पे उनको पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा जागरूक होइए। ऐसा ही नहीं है कि जो आसपास के लोग कर रहे हैं, माहौल में सिखाया, उसी के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देंगे। थोड़ा सा लीक से हट के देखिए, आउट ऑफ बॉक्स से हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। खाया पिया,
सो गए, ये ज़िंदगी नहीं है। थोड़ा पैसा कमा लिया, गाड़ी बना ली, ये ज़िंदगी नहीं है, राइट। अपनी लाइफ के अंदर कैसे जीते हो, किस तरीके से आप इंडस्ट्री के अंदर अपने मुकाम के अंदर पहुंचते हो, क्या आप छाप छोड़ के जाते हो, जैसे एक लाइन है बड़ी अच्छी किसी टाइटल की, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, राइट। तो ये भी सोचो। तो डिस्काउंट वगैरह प्लीज़ कभी भी मत मांगिए। किसी का घर चल रहा है, उस पॉलिसी के अंदर आपको सर्विस भी देनी है, उसने आपके घर आया, आपके पेट्रोल वगैरह लगा के आया हुआ है, तो प्लीज़ कभी ऐसी टाइप की प्रैक्टिस मत करिए, राइट। तो फाइनल क्वेश्चन है कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ से हम क्या चीज़ें डिक्लेयर करनी है और क्या चीज़ें नहीं डिक्लेयर करनी। देखो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की जो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जो एक डेफिनेशन होती है, उसके अंदर तो कहा जाता है कि पिछले 48 महीने के अंदर जब आपने पॉलिसी ली, उससे 48 मंथ्स पहले अगर आपका किसी भी तरीके का कोई बीमारी वगैरह, तो उसको कंडीशन है, सिम्टम्स हैं, इलनेस है, तो वो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के अंदर डिफाइन होगी। ये तो एक डेफिनेशन होती है, लॉ ऐसे काम नहीं करता। आप जब पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक कभी आपने कोई ट्रीटमेंट कराई है, कोई टेस्ट करवाया है, कभी बीमार पड़े हो, उनमें से फ़िल्टर आउट करके आपको कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी है। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें डिक्लेयर करनी है, किसी भी चीज़ को छोड़िए, सर्दी जुकाम को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा कुछ बताना ज़रूरी है। ये चीज़ें बताना जो डिक्लेरेशन करनी है, डिस्क्लोज़र हैं, मटीरियल फैक्ट्स हैं, ये बताना आपका रोल है। आपकी पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग लगता है नहीं लगता, ये आपका काम नहीं है, अंडरराइटर का काम है। कंपनी की उसके ऊपर लोडिंग लगानी है, उसको वेव ऑफ करना है। प्री एग्जिस्टिंग डेफिनेशन कंपनी कैसे कंसिडर करती है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहंगापन होना यानी स्क्विंट होना। तो होता क्या है कि अगर किसी का स्क्विंट है, ज़्यादातर लोग इसको डिक्लेयर करना भूल जाते हैं क्योंकि 10 में से 9 कंपनियाँ स्क्विंट के केस में आपको पॉलिसी ही नहीं देगी, तो आपके लिए आप ये समझिए कि ये पॉलिसी सिलेक्ट करना बहुत इजी काम है। जब पॉलिसी बाय करना है सही तरीके से, उसी के अंदर आपका क्लेम छुपा हुआ है, राइट। तो प्री एग्जिस्टिंग की चिंता मत करिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। पॉलिसी लेने के बाद कोई बीमारी होती है वो बताइए कंपनी को। पॉलिसी लेने से पहले कोई भी आपको अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ बैठिए, उससे अंडरस्टैंड करिए कि क्या क्या ये चीज़ें मेरी लाइफ की, जब से मैं पैदा हुआ अब तक मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे जब माँ बाप की पॉलिसी ले रहे हैं। तो मैं कई लोगों से बात करता हूँ 60 साल की एज में कॉन्टैक्ट करें और कहते हैं जी मैं तो कभी बीमार ही नहीं पड़ा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? 60 साल का पर्सन है और कभी ज़िंदगी में एक बार भी दिक्कत नहीं हुई। फिर डॉक्टर को बताएंगे, फिर कल को क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कोशिश करिए ईमानदारी से पॉलिसी बाय करिए। अगर आपकी पॉलिसी के अंदर लोडिंग लग जाती है, एक्सेप्ट करिए। क्लेम रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी नियरली ज़ीरो हो जाती है अगर आप लोडिंग लगवा लेते हैं। कोई पर्सन आपको बोलते हैं लोडिंग हम आपको वेव ऑफ कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, कंपनी की तरफ से कोई स्कीम है, एक्सेप्ट करिए, बिल्कुल अपना पैसा बचाइए। लेकिन अगर कोई बोलता है मैं करवा दूंगा, तो लालच तो आता है, बट ऐसी जगह से दूर रहिए, राइट। लोडिंग देने से आपका केस इम्प्रूव होता है। कंपनी ये सोचती है कि ये पर्सन ने ईमानदारी से बताया है, तो कल को कंज्यूमर कोर्ट में जाके भी आप पक्के हो जाते हैं कि मैंने सब कुछ बताया और मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, ठीक है। तो 1000-2000 रुपये की लोडिंग लगवाने में अगर कोई टेंशन नहीं है, लगवा लीजिए। आने वाले टाइम में क्लेम लाखों रुपये का वो तो आराम से मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम के अंदर जितने भी हमारे 90+ वीडियोज़ हैं, उनको हमने उनमें से कुछ जो अच्छे वीडियोज़ हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाले हुए हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर डेली हम लोग कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ उसमें नए आर्टिकल डालते रहते हैं, इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन होती है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। हमारे अराउंड 40-50 के आसपास पैकेजेस हैं अलग अलग टाइप के डेमोग्राफी के लिए, तो हमारी वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं। कोई भी आपको अच्छा लगे तो आप वो उनमें से कोई भी ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, या हमारी टीम को व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ से भी आपको रिप्लाई आ जाएगी। वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वहाँ भी डिटेल डाल सकते हैं। इस चैनल का बेसिक एक ही पर्पज़ है कि हम लोग जो भी आपके कोई जो बेसिक एक आम इंसान जो शहर में बैठा नहीं है, जो एक गाँव में बैठा हुआ है, उसके लिए बेसिकली वीडियो बनाया जा रहा है कि वहाँ पे हम लोग भी नहीं पहुँच सकते, आप भी हमारे तक नहीं आ सकते, कई बार इतना हम टेक से भी नहीं होते। तो एटलीस्ट इस वीडियो को देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जितना भी कोई पर्सन ने आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस का काम भी करना, हमारे 90+ वीडियोज़ हैं, जाइए आप काम को सीखिए और ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करिए और समाज की सेवा करिए, राइट। आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं, हमारा पेड पैकेज नहीं लेना चाहते, कोई चिंता की बात नहीं, राइट। इन वीडियोस को देखिए, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। आराम से आप बिना पैसे दिए भी पॉलिसी बाय कर सकते हैं,
राइट। तो हमेशा अपना ध्यान रखिए, प्रपोजल फॉर्म के ऊपर हमेशा फोकस करिए। अच्छा, इस वीडियो के अंदर बाई चांस आपको कुछ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको थोड़ा सा कहीं पे जाके किसी चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपने व्हाट्सएप कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स के अंदर है जो आपके 5-10 अच्छे मित्र हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। उनको भी अगर किसी का एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसके बाद भी ये चीज़ें उन तक पहुँच जाएंगी। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।